नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 23वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। गोबर पैसे कमाकर घर आ जाता है। घर का हाल देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। अब उसके पास पैसा है, वो सबकी खबर लेगा। वो गांव में जाकर सबको अपना रौब दिखाकर आता है। अब वह अपने बैलों की जोड़ी को लेने भोला के गांव चला। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी चुप हो गया। गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लेकर बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ कर लाओ। मैं तो तुमसे हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज में मिलती हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को नहीं रोका? अगर वह डांट कर कह देता कि भोला के घर मत जाओ तो गोबर कभी न जाता। और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेटकर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूं। राम राम, आज ही आया हूं। सोचा चलूं सबसे मिलाऊं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी है उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी और मिल जाएं तो लेते आना। चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी लाकर दूंगा कि चाहे जान चली जाए मैदान से हटेंगे नहीं। इच्छा हो तो चलो मेरे साथ, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौंधे जूते नहीं मयस्सर हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवरे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ था। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही कुछ समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं। कै रुपये मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो, सब कुछ अपने हाथ में है। जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी कहो चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा है। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया कि घर पर नहीं है, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की भी जगह मिलती है? जगह की कौन सी कमी है, पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। अच्छा कामता है कि कहीं गए हुए हैं? दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं कि तुम गांजा पीते हो। मैं अब तो बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया और बोला, काका मुझसे जो कुछ भूल हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो पाप भी न लगे। लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूं। जाओ, जैसे मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान तुम्हें देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता ही रहता था। बाहर चला जाएगा तो 2-4 पैसे पैदा करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा ले।
गोबर ने कहा। नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने तब ना। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप ही संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठे बैठे राम राम करें। कहता तो हूं, लेकिन उनसे बैठा जाए तब तो। वहां किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान तो होगी। खांसी बहुत दिक कर रही है, हो सके तो दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं काका, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भिजवा दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आंख ही नहीं लगती। नहीं, वहां कोई डॉल हो तो मैं भी चलकर वहीं रहूं। यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा वहां है काका, यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध कोई नहीं पूछता, हलवाइयों को गले लगाना पड़ता है। वहां 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मानो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया। भोला ने एकांत देख कर कहा, और बताओ भैया। इस जंजाल से जी उब गया। जंगी का हाल तो देखते ही हो। कामता दूध लेकर चला जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे ही करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख की एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूंगा? रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटा पानी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुध नहीं। जब मैं बनवाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा तो मैं लेता हूँ। मेरी अपनी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे मेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल कर ले आया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है? मैंने तो एक नई गोई ठीक करा ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे? इसे ही लेते जाओ ना। तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़ी ही है बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला नहीं। नहीं, तुम में और हम में कौन सा भेद? सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का ही प्यासा बन गया। संध्या समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियां होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं। महाजन की धमकियां और कारिंदे की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डालती। घर में अनाज नहीं, देह पर कपड़े नहीं, गांठ में पैसे नहीं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे, और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर यह जलसा करता। लेकिन अब के गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग कुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, सिर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा का, रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। वो रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है।
धन की तो यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है और न गाने वालों की और न ही अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि और कोई क्या करेगा। और बोली की नकल करने का तो उसका कोई सानी ही नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोल ले, आदमी की भी और जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगवा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों में दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए होंगे। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपने मंडली के साथ आकर खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े रहने की जगह न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी मूछें और वही बड़ा तोंद। बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जौबन है कि कोई जवान भी देख लेना तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जभी तो गई, नवेली लेकर आए? अरे उससे तो लाया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते हैं। मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहां हो वहां जाओ, मैं तो लौंडी हूं, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूं। तू तो मेरी रानी है, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया रखी है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिख लिया जाता है और आदमी के हाथ में 5 रुपए रख दे जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 हैं। 1 रुपए का नजराना हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। और 1 रुपए की तहरीर? हाँ सरकार। 1 कागज का? जी सरकार। और 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। और 1 सूद का? जी सरकार। और 5 नगद, 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन को पान खाने के लिए, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन को पान खाने के लिए, बाकी बचा 1, वो आपके क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम और पट्टेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फफ्तियों में चाहे कोई नयापन हो न हो और नकलें पुरानी भले हों, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था, दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात पर भी हंसते थे। रात भर भंडैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसकी जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिया तमाशा बन गए। जिधर निकलते उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते और वही फिक्रे कसते। झिंगुरी सिंह तो दिल लगी बाज आदमी थे, इसे दिल लगी में लिया, मगर पट्टेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे बड़ा आदर सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदे की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखकर सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असहाय था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो वो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुगी शाप का कोई असर न था, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए
और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए हो। मेरा कितना हरज हो गया यह तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दिन की आवाज कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे हेकड़ी दिखा कर बोला, वह तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख बोनी है। दाता दिन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो तो करे, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब इच्छा नहीं है काम नहीं करेंगे। इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। तो होरी काम नहीं करेंगे ना? तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर होते हैं 200 रुपये। हमने समझा था 3 महीने में सूद कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो ना, तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहां तो कोई चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, यह महाजनी है कि खून चूसना? तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं अन्य रुपए ब्याज लेता हूं, तुम्हें गांव घर का समझकर आधे अन्य रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज से कम नहीं होता। मालूम होता है रुपये की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हो गए, और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना दिया है, और अब उनकी जमीन के मालिक भी बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपए के 200? 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 70 ले लो, इससे बेसी में 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी गोबर का फैसला? मैं अपने 200 छोड़कर 70 रुपए ले लूं, नहीं अदालत करूं? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो। मगर यह समझ लो, मैं ब्राह्मण हूं और मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े और अदालत भी न जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो अपने पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा, और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिया के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक भी पाई दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। लड़के की बात पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच हुआ है ना, वो कौन होता है? दाता दिन जरा नरम पड़े। इसकी जबरदस्ती देखे, कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, जब ही एक बार किसी के पाले में पड़ जाएंगे ना, तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर क्या चले गए, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूं महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। तो कल से हमारे यहाँ काम पर आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने? तुम ही लोगों ने इन लोगों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए
और अब 200 लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजदूरी कराएगा और काम करते करते तुम्हें मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति से हाथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपये लिए वह तो देने ही पड़ेंगे ना। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को बचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यही कहता हूं ना कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से हम क्यों बिल खो दें? बेटा जब तक जीता हूं मुझे अपने रास्ते चलने दो, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। तो फिर तुम ही देना, मैं तो अपने हाथों से अपने पांवों पर कुल्हाड़ी न मारने जाऊंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। जुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछकर तो कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया है, मैं उसका देनदार नहीं हूं। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में न आया तो गांव में अधर्म मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख कर आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो अदालत जाओ। रात इसने इतने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया। लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पट्टेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पट्टेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रपेटा कि कुछ पूछो ना। दोनों ठकुराइनों की बातें सुनकर भी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। नोखेराम ने ठट्ठा मार कर कहा, मगर नकल थी सच्ची। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा है। और बड़ी रानी काजल सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में दिन रात छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बच्चे पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा, वह भी क्या याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया? और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादे भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो नहीं थी, इसलिए खेत पड़ती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेतों में पानी दौड़ा रही थीं कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह को छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो मोटी क्यों नहीं होती? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन तो पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या? अभी इस दिन उन दोनों की लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उसके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर फिर जीजा को खिलाएगी और क्या? अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं। तभी तो जब देखो दादा डांटा करते हैं। मैं तो बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। हाँ, तेरा मर्द तुझे जरूर पीटेगा, तेरी तो हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वो कुछ न सुनेगा, तूने जरा कुछ कहा और वह मारेगा।
मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां खाने लगी। सोना ने चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का रोना चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत के बाहर निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में भी एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, अब पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगाए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने बिगाड़ रखा है इन सबों को। उस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जून का खाना बंद कर दो, आप ही ठीक हो जाएंगी। मैं उनका बाप हूं, कसाई नहीं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों तक कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रह गईं। माँ को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असहाय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह और नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं तो वह क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग जामे के बाहर हो जाते हैं, मानो वह बाहर का आदमी हो। तो वह इस सराय में अब न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखे राम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूं। मुझे तो बुलाने का हुक्म है। जो कुछ अर्ज करना हो वहीं जाकर करना। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका